प्रयास सिविल एकेडमी के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया सब्जेक्ट इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास विषय से सभी परीक्षाओं में, चाहे वो समूह गा की हो, ट्रिपल एससी की हो, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, या एसएससी की परीक्षाएं हैं, वहां इतिहास से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरू में प्रारंभ में परीक्षाओं का पैटर्न कुछ ऐसा था, इतिहास के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे। अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो करीब 50% पार्ट 25 क्वेश्चन जो है वो इतिहास विषय से आते थे। उस समय इतिहास का जीएस में बड़ा रोल होता था। धीरे धीरे एक्सपर्ट्स ने और सब्जेक्ट्स को भी की अहमियत देते हुए उनको भी स्थान देना शुरू किया है, मगर अभी भी 10 से 12 क्वेश्चन इतिहास से आते ही आते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी कंपटीशन बीट करना है तो उसे इतिहास के विषय में एक अच्छी समझ रखनी होगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग इतिहास की कक्षाओं को शुरू कर रहे हैं। मैं प्रदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। पहले हम इस शब्द पर आते हैं, इतिहास, हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री जो शब्द है ये हिस्टोरिका से बना है और हिस्टोरिका एक बुक का नाम था जिसे हेरोडोटस ने लिखा था। इसलिए हम यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। अगर कहीं आपसे ये पूछा जाए इतिहास का पिता कौन है, ये तो आप सीधा आपको हेरोडोटस बताना है। दूसरा लिवी, ये भी प्राचीन काल में रोम के बड़े महत्वपूर्ण, ठीक है, मुख्य इतिहासकार थे। लिवी ये रोम के इतिहासकार थे। अब यहीं पर एक विवाद शुरू होता है। जो ओरिएंटलिस्ट औपनिवेशिक इतिहासकार थे, उन्होंने अपने लेखन में लिखा है कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। यह भारतीयों को वैसा इतिहास लिखना नहीं आता था जैसा पाश्चात्य में लिखा गया। इसका जवाब यह है, हमारे यहाँ प्राचीन जो साहित्य है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष को महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ काम, इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से हम लोग मोक्ष। तो ऐसी रुचिकर कथा जो हमें मोक्ष दिलाने में सहायक हो, वो है हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास माना जाता है। इसलिए हम राम कृष्ण इत्यादि भगवान या महानायकों की कथाओं को पढ़ते हैं, जिससे हम अपने जीवन का उत्थान कर अपने अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। नारद ने इतिहास को पांचवा वेद कहा है। अनसुईया को इतिहास का जानकार कहा गया है। और प्राचीन काल में कल्लड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एकदम परफेक्ट बुक मानी गई है। इस आधार पर भारतीय विद्वान पाश्चात्य विद्वानों को जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इतिहास की जानकारी नहीं थी, मगर हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा उद्देश्य अलग होने के कारण हमारा इतिहास वैसा नहीं है जैसे पाश्चात्य में कार्य कारण वाला इतिहास लिखा गया। मगर अगर हम पाश्चात्य वाले को देखें तो उस आधार पर भी हमारे यहाँ प्राचीन काल में एक पुस्तक है कल्लड़ की राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। वह पाश्चात्य परिभाषा के दृष्टिकोण से परफेक्ट किताब मानी जाती है। इसलिए पाश्चात्य औपनिवेशिक लेखकों का ये कहना भारतीयों को प्राचीन काल में इतिहास की जानकारी नहीं थी, गलत है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में अब तो पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। पहले जब शॉर्ट नोट्स और फुल क्वेश्चंस आते थे, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने कई बार अपने मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, क्या प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास की जानकारी या इतिहास लेखन नहीं था? तो वहां पर ये फैक्ट्स देखते हुए हम इन चीजों को क्लियर करते हैं, नहीं, हमारे यहाँ इतिहास की जानकारी थी। नारद इतिहास को पांचवा वेद कहते हैं। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोबारा सुन लीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के पश्चात इतिहास को नारद क्या कह रहे हैं? पांचवा वेद कह रहे हैं। अनसुईया जो है वो इतिहास की जानकार है। कल्लड़ जो है कार्य कारण आधार पर
ठीक है, विश्लेषण के आधार पर इतिहास की किताब लिख रहे हैं। कौन सी? राजतरंगी। राजतरंगी में कहां का इतिहास दिया गया है? कश्मीर का इतिहास दिया गया है। ये फैक्चुअल है, बहुत जगह परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब इतिहास को हम डिवाइड करते हैं। देखिए, इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास। प्राग इतिहास को साधारणतः छात्र पाषाण काल भी कह देते हैं। इसमें हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक, दोबारा सुनिएगा। प्राग इतिहास। प्राग इतिहास इतिहास का वह काल है जब हमारे पास पुरातत्व के आधार पर ही जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ मनुष्य का उद्भव हुआ, वह उत्पादक था, उत्पादक नहीं था, उपभोक्ता था। वह प्राकृतिक रूप से जो चीजें मिलती थी उन्हें कलेक्ट करता था, शिकार करता था, संग्रह करता था। ठीक है, उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था। इस आधार पर पाषाण काल, प्राग इतिहास काल को जाना जाता है। यहाँ पुरातत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसकी जानकारी के लिए। इसके पश्चात आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। आद्य इतिहास इतिहास का वह काल है जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं। आद्य इतिहास इतिहास का वह काल है जिसमें हमारे पास क्या लिखित साक्ष्य तो हैं, किंतु किन्हीं कारणों से हम उन लिखित साक्ष्य को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से हमें लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं, किंतु एक स्थिति यह बन गई है कि उस लिपि के में जो लेख मिले हैं वो एक ही भाषा में है, द्विभाषा में नहीं है, जिन कारणों से हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं। और अब करीब वैज्ञानिकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने मान लिया है कि अब शायद उसकी संभावना कम ही है। तो लिखित साक्ष्य होते हुए भी हम ये नहीं जान पा रहे हैं जिस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, वह लोग कौन सी भाषा को बोलते थे और जो लेख मिले हैं उनमें क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी दी गई है। ठीक, तो आद्य इतिहास कौन सा हुआ? वह इतिहास हुआ जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, किंतु किन्हीं कारणों से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके पश्चात आता है इतिहास। इतिहास वह काल है जहां हमें पुरातत्व, साहित्य, ठीक है, लेखन, ये दोनों माध्यमों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्राग इतिहास में हम पूरा पुरातत्व काल पर डिपेंड करते हैं। किस पर आधारित होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? पुरातत्व पर। खुदाई में जो चीजें मिल गई उनके आधार पर उनका विश्लेषण कर वैज्ञानिक आपको बताते हैं मानव का, सभ्यता का कैसे क्या विकास हुआ। पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके पश्चात आद्य इतिहास आता है। आद्य इतिहास वह इतिहास है जहां सभ्यता का विकास तो हो चुका है, जहां ग्रामीण नगरीय सभ्यता तो मिल रही है, जहां लेखन के साक्ष्य भी हैं, किंतु हम उनको नहीं पढ़ पाए हैं। इसके पश्चात इतिहास आता है। इतिहास में लेखन का विकास हो चुका है, लिपि को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो पुरातत्व तो लेखन यहाँ दोनों जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। इस आधार पर हम अपने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब इतिहास को भी सहूलियत के लिए हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर अंग्रेजी लेखकों का या औपनिवेशिक लेखकों का मैं उल्लेख करूं, उनके बारे में बताऊं, तो उन्होंने भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित करने के लिए इतिहास को सांप्रदायिक रूप दिया। प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल, मध्यकाल को उन्होंने मुस्लिम काल, ठीक है, और इस आधार पर जैसे कुछ मार्क्सवादी लेखक कहते हैं तो आधुनिक काल को तो ईसाई काल करना चाहिए था, ठीक है, मगर वो यहाँ ईसाई काल नहीं कहते हैं। भारतीय एकता को तोड़ने के लिए, अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उन्होंने इतिहास को एक सांप्रदायिक रूप दे दिया। प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लें तो 750 AD तक, ईस्वी तक का जो काल है
उसे हम लोग प्राचीन काल तक लेकर आते हैं। प्राचीन 750 से लेकर 1740 तक का काल आपका मध्यकाल आएगा, जिसमें सामंत युग, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और उत्तर मुगल काल तक आता है। ठीक है, 740 से लेकर 756 तक प्लासी के युग तक उत्तर मुगल काल। ठीक, 756 से लेकर आप इसे मोटा मोटा ध्यान दीजिएगा 1947 तक या 1964 तक, नेहरू काल तक का काल को हम लोग आधुनिक काल लेते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल के टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, आदि इतिहास से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इन वीडियोस का, इस कक्षाओं की मुख्य विशेषता ये होगी, ये फैक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तथ्य परक होंगी, क्योंकि अभी कोरोना काल में बंदी के पश्चात अब डेट्स आनी शुरू हो गई है, विभिन्न परीक्षाएं क्रम से हैं, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी सही से क्रमबद्ध से मिले। ठीक है, सब्जेक्ट की जानकारी होती हुई चली जाए, एक तारतम्यता, निरंतरता और परिवर्तन की जानकारी हो, जिससे अगर वह सिविल सेवा की या यूपीपीसीएस की परीक्षा कर रहा है तो प्री निकालने के बाद, ठीक है, प्री निकालने के बाद उसे मेंस भी लिखना है, तो फैक्ट के साथ साथ कुछ उसे कॉन्सेप्ट भी मिलता हुआ चला जाए, जिससे वह अपने मेंस की तैयारी आसानी से या सहजता पूर्वक कर सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं को लोड किया गया है, बनाया गया है। मैं यहाँ तथ्यपरक जानकारी ज्यादा दूंगा, उनको एक क्रम में दूंगा। मेरा पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम अपना पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो उसे आप लिखकर भेजिएगा, उनका आपका समाधान इन्हीं कक्षाओं में किया जाएगा। धन्यवाद।